वेलकम टू यूपीएससी लाइव 23 गाइज। आज हम जामिया RCA रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में। तो हमारे साथ में पल्लवी मैम है जिनका रैंक 730 है। तो आज इनसे पूरी स्ट्रेटजी, पूरी बुक लिस्ट और उन्होंने कैसे तैयारी की सारी चीज़ जानेंगे। तो थैंक यू मैम हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो मैम सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने तैयारी कैसे शुरू की और कहाँ से आपने सोचा कि मुझे यूपीएससी का ही प्रिपरेशन करना है। मैं जॉब कर रही थी और मैं बालाघाट से आती हूँ। वहाँ मैंने काफ़ी ऑब्ज़र्व किया कि मुझे सिविल सर्विसेज करना चाहिए क्योंकि मुझे सोशल सर्विस में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मुझे उस साइड जाना चाहिए। तो इस हिसाब से फिर मैंने अपना जॉब छोड़ के यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो मैम ये बताइए कि आपकी बुक लिस्ट क्या थी। जैसे होता ना GS1 के लिए, उसके बाद GS2 के लिए, GS3 के लिए, GS4 के लिए NCERT पढ़ना है या एडवांस बुक पढ़ना है या स्पेक्ट्रम पढ़ना है या लक्ष्मीकांत पढ़ना है। आपने इस पूरी बुक लिस्ट को कैसे फॉलो किया और आप मतलब हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो पूरी तरीके से यूपीएससी को ही फोकस करता है। तो मैम आप बुक लिस्ट के बारे में बताइए, पूरा मतलब होल जो यूपीएससी का बुक लिस्ट है उसके बारे में। यूपीएससी में प्रीलिम्स मेंस दोनों के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने NCERTs पढ़ा और बेसिक बुक्स जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्र, और एंशियंट मिडिवल के लिए ओल्ड NCERTs और तमिलनाडु हिस्ट्री, ये सब बुक्स पढ़ा। और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल के नोट्स रेफ़र किए थे। इन सब से मैंने वो नोट्स वगैरह प्रिपेयर किया। उसके बाद अगर करंट अफेयर्स देखा जाए तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। और अगर आपका न्यूज़पेपर छूट रहा है तो मंथली मैगजीन्स वगैरह जो होती है, जैसे कि विज़न की मैगजीन्स है, तो मैं उसे रेफ़र करती थी, तो उससे काफ़ी कुछ कवर हो जाता था। कंसिस्टेंसी होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। अगर आपका कुछ छूट रहा है तो आप कहीं से भी करके पूरा कवर मत कीजिए, बट एटलीस्ट इतना कवर कर लीजिए कि आपको आइडिया हो जाए कि क्या छूटा है मेरा। और इसके बाद फिर मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 20 क्वेश्चंस लिखने होते हैं 3 घंटे के अंदर। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप लिख पाएंगे। इसके लिए यहाँ पर जामिया पे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे। ऑप्शनल के लिए अलग ग्रुप था, GS के लिए ग्रुप था, तो मैं उनके साथ बैठ के डेली आंसर राइटिंग करती थी। और फुल लेंथ भी मैंने टेस्ट सीरीज़ दिया है। और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ देना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ असेसमेंट काफ़ी ज़रूरी है कि कहाँ गलतियाँ हो रही है, कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ें आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप काफ़ी स्कोर कर सकते हैं। और इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। उसके साथ साथ मैं जामिया में अपने फ्रेंड्स के साथ भी एक छोटा सा ग्रुप बना के हम लोग यहाँ पे मिनी मॉक्स करते थे, जिससे बोलने का कॉन्फिडेंस आएगा और आपको पता चलेगा कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे आंसर देना चाहिए। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी थी। ये तो हो गया। आप न्यूज़पेपर आपने कहा, तो न्यूज़पेपर एक होता है कि द हिंदू पढ़ना है या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है या फिर मिंट पढ़ना है या बिजनेस इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ना है। तो आपने क्या किया स्पेशली? आपने अभी कहा ना कि मतलब न्यूज़पेपर के साथ साथ मैंने विजन की मंथली मैगजीन, तो आपने कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो किया? मैंने स्टार्टिंग में मैं द हिंदू पढ़ती थी, बट उसके बाद लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू दिया था, तब से मैं इंडियन एक्सप्रेस पे शिफ्ट हो गई थी। तो मैं अभी तक इंडियन एक्सप्रेस ही फॉलो कर रही हूँ। मेन है आप 2-3 न्यूज़पेपर मत पढ़िए, आप एक ही न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है न्यूज़पेपर पढ़ने में। और आप उसके नोट्स एग्जॉस्टिव नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उसके मेन जो एग्जांपल्स वगैरह है, अच्छे केस स्टडीज़ वगैरह वो निकाल सकते हैं। बाकी चीज़ें मैगजीन्स वगैरह में कवर हो जाती है। तो उस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके बाकी स्टैटिक पोर्शन वगैरह जो है उसके अच्छे नोट्स बना के और फिर उसमें जो करंट वगैरह है उसी नोट्स को अपडेट करके कर सकते हैं। हाँ मैम, तो आंसर राइटिंग होता ना, जैसे आपका प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स तो आपका क्वालिफाइंग है भाई, आप क्वालिफाई करोगे वो नंबर ऐड नहीं होता। आपका आंसर राइटिंग आपने किस तरीके से किया? आपने अपने खुद नोट्स बनाए या किसी कोचिंग मटेरियल का फॉलो किया या जामिया में ही है? तो जामिया एक तो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो लगातार टॉपर्स दे रहा है। तो आपने किस तरीके से आंसर राइटिंग को अपने कॉपी में पिरोया तो यहाँ आपको सफलता मिली? आंसर राइटिंग में हम लोग सिलेबस देखते थे और सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक्स होता था वो टॉपिक्स पे हम लोग सब अपना प्रिपेयर करते थे, अपने नोट्स वगैरह रेफ़र करके, और फिर आके हम लोग आंसर्स लिखते थे। फिर आंसर्स डिस्कस करते थे, तो उससे हमको समझ में आता था कि आंसर्स में मतलब वो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसमें क्या लिखा जा सकता था और क्या नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वर्ड लिमिट होती है। तो उस हिसाब से हम लोग काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे और फिर उसके बाद फिर हमारा आंसर पेपर। और आंसर राइटिंग में होता है कि फ्लो चार्ट, डायग्राम, आपने इन सबको किया मैप? क्या आपने इस तरीके से आंसर लिखे या आपके नोट्स अलग थे? डेफिनेटली फ्लो चार्ट, मैप और एग्जांपल्स वगैरह काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया आजकल आंसर राइटिंग में। स्पेशली जो GS1 है, 2 है, 3 है,
इसमें आप जहाँ जहाँ यूज़ कर सकते हैं आपको करना चाहिए। वैसे ही मैंने मैप्स वगैरह की शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लिया था और उनको देखते रहती थी, और फिर मैंने फाइनल एग्ज़ाम में भी वही यूज़ किया। ओके, अभी जो 28 तारीख को प्रीलिम्स पेपर है, तो उनसे आप बच्चों को क्या मैसेज देंगे कि जैसे एक होता ना आपका 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन या बीच में 10 क्वेश्चन गलत हो गए तो इंसान को एक स्ट्रेस हो जाता है कि हमारा पेपर नहीं होगा, लेकिन जब किस तरीके से किया जाए कि उस स्ट्रेस को दूर करके पेपर को अच्छा बनाया जा सके? सबसे पहले तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, PYQs अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, वो किस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो PYQs करने से आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। फिर जब फाइनल एग्ज़ाम में जब आप वही क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो पूछा गया है तो आपको काफ़ी इजी लगेगा। और 100 क्वेश्चंस है, 2-3 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस गलत होने से ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट आपको रेदर फोकस करना होगा 90 क्वेश्चन पे, और अगर आप उस पर स्कोर कर लेते तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। एक होता ना एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए, और कहाँ से आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या रहा? मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय बालाघाट से हुई है और मैं 6 to 12 तक के वहाँ पर थी, रेसिडेंशियल स्कूल था। उसके बाद फिर मैं VNIT नागपुर से मैंने BTech किया है। मुझे लगता है एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको काफ़ी कुछ सिखाता है। इनफैक्ट मेरा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है मोस्ट लार्जली मेरा स्कूल में हुआ है, नवोदय में, और फिर कॉलेज में भी काफ़ी एक्सपोजर मिला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखने को मिलती है आप जब लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शनल, आपका ऑप्शनल क्या रहा ना, एक होता है कि एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, बहुत सारे ऑप्शनल है, तो आपका क्या ऑप्शनल रहा और आपने कैसे क्रैक किया ऑप्शनल, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। मेरा ऑप्शनल की बुक लिस्ट और ऑप्शनल की स्ट्रेटजी पूरी। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। एंथ्रोपोलॉजी वैसे काफ़ी लोग लेते हैं, तो उसका वैसे जो बेसिक बुक्स है पीनाथ वगैरह तो वो तो पढ़नी ही चाहिए। उसके अलावा आप टॉपर्स के नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं। मैंने मंदार पाटकी के नोट्स को रेफ़र किया था, काफ़ी एग्जॉस्टिव नोट्स हैं उनके। तो आप जब टॉपर्स के नोट्स रेफ़र करते हो, उनके आंसर राइटिंग वगैरह देखते हो तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। पहले एंथ्रोपोलॉजी के क्वेश्चंस डायरेक्ट आते थे, डायरेक्ट ही पूछ लेता था, बट अभी वो थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। तो उस हिसाब से आप जितना इंटरलिंकिंग करेंगे इन बिटवीन डिफरेंट टॉपिक्स अक्रॉस पेपर 1 और पेपर 2, तो उससे ज़्यादा एज मिलने के चांसेस है और आप डेफिनेटली ज़्यादा स्कोर करेंगे। तो आपका लास्ट मैसेज क्या होगा हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि जो हमारा चैनल है ओनली यूपीएससी पे मतलब टोटली फोकस करता है, तो आपका लास्ट मैसेज क्या होगा जो अभी मतलब जिनकी सफलता जिनको नहीं मिल पाया, या फिर जो 28 मई को पेपर देने वाले हैं? जिन्हें सफलता नहीं मिल पाई, लास्ट ईयर मैंने भी इंटरव्यू दिया था, मैं भी कुछ मार्क्स से रह गई थी, मेरा नहीं हुआ था, बट इस साल मैंने ज़्यादा मेहनत की है, ज़्यादा अच्छे से किया है, तो डेफिनेटली मैं लिस्ट में हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप अपना होप मत छोड़िए, आप प्रयास करते रहिए। आप प्रयास करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, और कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से सिलेबस और PYQ को एनालिसिस कीजिए, टॉपर्स के नोट्स वगैरह उनके आंसर राइटिंग को रेफ़र कर सकते हैं, क्या उससे आपको एज मिलेगा, और यही सब करके आप डेफिनेटली लिस्ट में होंगे अगर आपने अपना 100% दिया। और जामिया RCA मतलब जो जामिया का रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी कितना इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए और क्या रोल अदा किया? जामिया रेजिडेंशियल कोचिंग डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आकर काफ़ी अच्छा मुझे पीयर ग्रुप मिला, एटमॉस्फेयर मिला। यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग भी होते हैं जिससे आप उनके एक्सपीरियंस से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। आपको जहाँ पे भी जो भी समझ में नहीं आ रहा है, ग्रुप स्टडी करके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने बताया, मिनी मॉक्स वगैरह, इन सब में काफ़ी हेल्पफुल रहा है जामिया एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, थैंक यू मैम हमारे चैनल पे आने के लिए। तो गाइज इसी तरीके से टॉपर्स वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू मैम।